हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। हमारी क्लास में आज का टॉपिक है क्लास 11th में चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमने जो टॉपिक लिया है दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ये हमने टॉपिक लिया है अपने इस क्लास में। एक्चुअली हुआ ये था कि जो पिछली क्लास थी उसमें ड्रॉबैक्स का डिस्कशन किया गया बट पूरा मैटर शूट नहीं हो पाया, तो इस वजह से सोचा गया कि जितना हुआ है उसको अपलोड कर दिया जाए। उसमें रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद जब ड्रॉबैक्स की बात की गई तो वो जो है कैप्चर नहीं हो पाया। तो उसको ये हुआ कि अगले क्लास में लिया जाएगा, तो उसके लिए हमने क्लास रखी है जिसमें हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पर। ओके, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक को समझने के लिए हम थोड़ा सा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपको याद दिलाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं, आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट जो था रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल का वो क्या था कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक, स्मॉल होता है और साथ साथ डेंसर होता है। ठीक है ना। और एटम का जो टोटल या उसका जो नेट मास है वो उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। ठीक, तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि नेट मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इनटू इट्स न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट इनका जो था रदरफोर्ड का वो ये था कि जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। ठीक, तो ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड बाकी के प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ, ठीक है, जुपिटर, जितने भी हैं, सैटर्न, जो भी प्लैनेट हैं वो सभी अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो सोलर सिस्टम में जिस तरह से सन के अराउंड उसके प्लैनेट्स अपने अपने पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। ठीक है ना। तो सोलर सिस्टम के हिसाब से इन्होंने अपना मॉडल जो है वो बताया है। थर्ड पॉइंट इनका ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होता है। तो हमने आपको पॉइंट याद दिलाया, आपने पढ़ा भी था। अब देखते हैं कि ड्रॉबैक क्या है। तो जो इसमें सेकंड पॉइंट हमने आपको बताया, उस सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पर। तो स्टूडेंट्स यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब रदरफोर्ड का ये मॉडल आया था, ठीक है, एटॉमिक मॉडल, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से पहले मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट भी उसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट देने की वजह से जो दिया था मैक्सवेल ने, इस इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट पर मैक्सवेल को नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज से उनको रिस्पेक्ट दी गई थी। ठीक है, तो जो मैक्सवेल है वो नोबेल प्राइज विनर है। इनसे पहले उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, नोबेल प्राइज मिल गया, मतलब वो चीज कंफर्म थी, उसने प्रूव कर दिया था।
ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट है मैक्सवेल का, उसमें मैक्सवेल ने आपको क्या बताया। उन्होंने ये बताया कि जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट, व्हेन a charged particle revolve around its oppositely charged particle in circular path, then it radiates energy। ये क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है। कुछ इस तरह, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। ये कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट मैक्सवेल का। ठीक है, तो यदि मैक्सवेल के इस इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट को हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में अप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि जिस तरह से यहाँ चार्ज पार्टिकल की बात की गई है, ठीक उसी तरह रदरफोर्ड ने यह बताया कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, तो उस पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब इस बात को हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में सेट बैठा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ये भी अपोजिटली चार्ज की बात यहां कही गई इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट में, तो इसको हम यहां फिट बैठा सकते हैं। जब इसको यहां अप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा तो इसका मतलब मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भी यहां से क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आता चला जाएगा। मींस यहां कह सकते हैं कि जो सेल है वो श्रिंक होती चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, एंड फाइनली न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा, मींस उसमें कोलैप्स कर जाएगा। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कोलैप्स कर जाएगा तब क्या होगा? कोलैप्स करने के बाद इसमें क्या होगा? जरा सोच के देखिएगा आपको। ठीक है ना? कोलैप्स करने के बाद क्या होगा, इसको जरा सोच के देखिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स करेगा वैसे ही माइनस प्लस कैंसिल, जीरो हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि एटम जो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जब एटम न्यूट्रल होगा इसका मतलब यह रहा कि उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा, तभी उसको न्यूट्रल कहेंगे, तभी वो न्यूट्रल हो पाएगा। तो यहां नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल हैं, इस वजह से जब सभी इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और यदि एटम का वजूद खत्म हो जाएगा तो क्या यहां पर कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी? यूनिवर्स रहेगा, यूनिवर्स का वजूद होगा? तो जवाब है नो, यूनिवर्स का कोई वजूद नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स बना है तो एटम से बना है। यूनिट है कौन सी? एटम। यूनिवर्स की यूनिट क्या है? एटम। और एटम किससे मिलकर के बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो अभी हम बहुत डिटेल नहीं जाने वाले हैं, हम सिर्फ एटम तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? जब एटम खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो हम लोग हैं, ना तो हम लोग रहेंगे, ना आप लोग रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे। एटम जब खत्म हो जाएगा तो, क्योंकि हम और आप और सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, जिसको टच कर सकते हैं यूनिवर्स में, जिसको आप फील कर सकते हैं, यहां तक कि गैस भी, सब कुछ एटम से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो एटम खत्म हुआ मीन्स यूनिवर्स खत्म हो जाएगा,
कुछ भी यहाँ नहीं बचेगा, वजूद खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि ऐसा तो नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो एटम खत्म हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम आपस में जुड़ करके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, और मॉलिक्यूल आपस में अलग अलग तरीके से जुड़ करके डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, एटम आपस में अलग अलग तरीके से जुड़ के अलग अलग मॉलिक्यूल बनाएगा, और मॉलिक्यूल्स आपस में अलग अलग तरीके से जुड़ करके अलग अलग बड़े बड़े सब्सटेंस बनाएगा, जो जिसके रिजल्ट में हम लोग एंड दूसरी चीजें प्लांट्स वगैरह और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये सब एटम का जो है रोल है अलग अलग तरीके से। यदि एटम ही नहीं रहेगा तो बताइए और कुछ रहेगा? सिंपल सी बात है, नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये कि यदि ये कोलैप्स नहीं करता तो क्यों नहीं करता? भाई इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कोलैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन नहीं करता, तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, क्यों नहीं कोलैप्स करता? तो कोलैप्स नहीं करता इसके पीछे का एक ही रीजन है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है तो आपको हम बता दें, जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह का फोर्स वर्क करता है। एक फोर्स वो है जो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स। और एक दूसरा फोर्स है जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाने का काम करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जहां पर दोनों बैलेंस हो जाएंगे वहीं इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पर घूमता रहेगा। बात समझ गए ना आप लोग? ना तो बाहर जाएगा ना ही अंदर आएगा। इसका मतलब जो अंदर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोल प्ले करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स ना हो पाए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स या फॉल डाउन नहीं हो पाता, जिससे एटम का अस्तित्व बना हुआ है और हम लोग हैं, यूनिवर्स है। मींस यहां पर हमें यह बात समझ में आई कि रदरफोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो मैक्सवेल का मतलब ये, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नेम स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है। वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, इनके नेम बड़े अजीब तरीके के होते हैं, प्रोनाउंसिएशन कुछ होगा, स्पेलिंग कुछ होगी, इसलिए आप स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा। तो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट, ये है, और इसको हमने यहां अप्लाई किया, हमें रिजल्ट ये मिला कि जो रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल है वो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये पहला ड्रॉबैक हुआ। फिर से सुनिए, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना? ओके, दूसरा ड्रॉबैक हम देखते हैं, ये क्या होगा? दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि इन्होंने बताया न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। कहां करता है नहीं मालूम, इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किस डिस्टेंस पर होगा कुछ पता ही नहीं। मींस हम ये बताना चाहते हैं आपको कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल न्यूक्लियस के अराउंड जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनको हम शेल या फिर ऑर्बिट्स कहते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, शेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स, शेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स, शेल को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इन सभी बातों को रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इनके मॉडल में शेल, सबसेल, ऑर्बिटल की कोई बात नहीं की गई। ठीक है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, या इसको आप लिमिटेशन कह सकते हैं। ठीक है,
तो दो इनके मेन ड्रॉबैक हैं जो आपने देखा। और जो सेकंड वाला हमने बताया कि सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है ये ना तो हाइजेनबर्ग्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर पाएगा, मतलब ना कर पाया, और ना ही ये क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन कर पाया, कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके कई ड्रॉबैक्स हैं जो हमने आपको बताया। इनको आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, लेक्चर को सुनिए, और इसमें जो पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं, जो पॉइंट बताए जाते हैं, उन सभी पॉइंट को सुन करके अपने नोटबुक में एक नोट्स प्रिपेयर करिए अपने लैंग्वेज में, जिससे ये समझ में आएगा कि आपकी स्टडी बेटर हो रही है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मतलब आपकी स्टडी जो है इनकम्प्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसमें जो दिक्कत हो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जो डाउट होगा, जो दिक्कतें होंगी, उसको अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा। ओके, जय भारत।